नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। किसी भी लोकतंत्र की कामयाबी और नाकामयाबी में 4 तत्व अहम होते हैं। पहला लोक, दूसरा संविधान, तीसरा निष्पक्ष चुनाव और चौथा स्वतंत्र न्यायपालिका। लोकतंत्र का पर्व यानी चुनाव संपन्न कराने में कर्ता धर्ता की भूमिका निभाने वाले चुनाव आयोग का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अगर देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था में आमो खास का भरोसा चुनाव दर चुनाव मजबूत हुआ है तो इसका श्रेय निष्पक्ष चुनाव आयोग को भी जाना चाहिए। पिछले 7 दशक की यात्रा में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को आसान और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कई तरीके आजमाए हैं। महीनों चलने वाली चुनावी प्रक्रिया कुछ दिनों में सिमटने लगी। वोटों की गिनती का काम घंटों में पूरा होने लगा। बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग जैसी बातें इतिहास बन चुकी हैं। उम्मीदवारों को अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होती है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में एक बड़ा तंत्र काम करने लगा है जिसमें मोटा खर्चा होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सियासी पार्टियां कहां से और कैसे पैसे का इंतजाम करती हैं। हमारी चुनावी प्रक्रिया बैलेट पेपर से ईवीएम पर आ चुकी है। क्या 5G के दौर में वोटिंग का तौर तरीका बदलेगा? आज मैं ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करूंगी। लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन सबसे अहम भूमिका निभाता है। वो चुनाव कराने से लेकर राजनीतिक दलों को मान्यता देने तक, वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर चुनाव क्षेत्रों की सीमा तय करने तक का काम करता है। आज़ादी के बाद जब संविधान बनाने का काम शुरू हुआ तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग के गठन पर सहमति बनी। संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र तो बन गया, लेकिन इसे लोकतंत्र में बदलने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कंधों पर थी। वैसे तो भारत में चुनावी प्रक्रिया अंग्रेजों के जमाने से ही शुरू हो चुकी थी। तब इसका दायरा ब्रिटिश इंडिया के 11 प्रांतों तक ही सीमित था, लेकिन अब आयोग के सामने पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने की बड़ी चुनौती थी। भारत में आज़ादी के साथ ही सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार मिला। बिना किसी भेदभाव के वयस्क को मताधिकार देने की मामले में भारत अमेरिका और इंग्लैंड से आगे निकल गया। आज़ाद भारत की 36 करोड़ आबादी में से करीब 17.5 करोड़ लोग वोटर बने, जिनमें से 85% लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। तब चुनाव कराने की जिम्मेदारी सुकुमार सेन पर थी, जो एक बहुत ही सुलझे हुए ICS अफसर थे। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होने थे। चुनाव आयोग की परेशानी ये थी कि इतने बड़े देश में आखिर वोटिंग कैसे कराई जाए। लंबी लड़ाई के बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। बहुत मंथन के बाद संविधान तैयार हुआ, लेकिन सही मायनों में लोकतंत्र बनना बाकी था। भले ही जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे, लेकिन आजाद भारत के लोगों को फैसला करना था कि उनकी संसद और विधानसभाओं में नुमाइंदगी कौन करेगा। इसके लिए चुनाव कराना जरूरी था, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि आखिर इतने विशालकाय देश में चुनाव कैसे हो, जिस मुल्क के करीब 85% लोग अपना नाम भी नहीं लिख पढ़ पाते थे। वो आजादी की फिजा में किस तरह सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं। ऐसे कई सवालों पर लगातार माथापच्ची कर रहे थे देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। 1951 में पहला इलेक्शन सुकुमार सेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने अरेंज किया है। बहुत मुश्किल था क्योंकि उनका इलेक्टोरल रोल बनाना है और कौन सा डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस थे, इसलिए बहुत मुश्किल था। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बहुत कड़ी मेहनत के बाद 17 करोड़ 32 लाख 12,343 वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि 21 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दिया गया था।
ऐसे में तय हुआ कि बैलेट पेपर पर किसी भी उम्मीदवार का ना नाम होगा न चुनाव चिन्ह। मतपेटियों पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह चिपका दिए गए। बैलेट पेपर पसंदीदा उम्मीदवार की पहचान वाले बैलेट बॉक्स में गिराने की व्यवस्था की गई। ये सोचते हुए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पार्टियों को एक सिंबल होगा, एक छाप होगी, उसकी एक पहचान होगी, और मतपत्र में बैलेट पेपर पर, पहले कागज के बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे, आज बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होते हैं, तो उन मतपत्र पर पार्टियों की पहचान, जो पार्टियों का जो सिंबल है, उसको रखने का निर्णय लिया गया। आजाद भारत में लोकतंत्र की पहली परीक्षा में 53 राजनीतिक पार्टियां मैदान में खड़ी थीं, जो सभी अपने अपने तरीके से नए भारत को गढ़ने का वादा लोगों के बीच कर रही थी। पंडित नेहरू कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और हिंदुत्ववादी समेत कई और धाराओं से नेता लोकतंत्र की पहली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत झोंके हुए थे। उधर कड़ी परीक्षा चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की थी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, कुल मिलाकर 4500 सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें से करीब 500 संसद के लिए थे और शेष राज्यों की विधानसभाओं के थे। इस चुनाव के लिए 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए और वहां 20 लाख इस्पात की पेटियां भेजी गईं। इन मत पेटियों को बनाने में 8200 टन इस्पात इस्तेमाल हुआ। 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर 16,500 क्लर्क नियुक्त किए गए, जिससे मतदान सूची को क्षेत्रवार तैयार कराया जा सके। मतदान पत्रों को छापने में करीब 3,80,000 कागज के रिम इस्तेमाल किए गए। चुनाव संपन्न कराने के लिए 56,000 पीठासीन अधिकारी चुने गए और उनकी मदद के लिए 2,80,000 सहायकों को लगाया गया। चुनाव में सुरक्षा के लिए मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस के जवानों को भी लगाया गया। 25 अक्टूबर 1951 को पहला वोट हिमाचल की चीनी तहसील में पड़ा। पूरी प्रक्रिया 21 फरवरी 1952 तक चली। दूर दराज के कई इलाकों तक चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। कहीं ऊंट, कहीं हाथी, कहीं नाव से तो कहीं पैदल भी जाना पड़ा। उत्तर पूर्व में सरहद के आखिर छोर पर बनाए गए पोलिंग स्टेशन तक चुनावी सामग्री पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली गई और बदले में उन्हें कंबल दिया गया। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में मिजोरम में बर्मा बॉर्डर से लगे इलाकों में बने पोलिंग बूथ का जिक्र करते हुए एक पत्रकार के हवाले से लिखते हैं, इस इलाके में रहने वाले लोग लड़ाई के दौरान लगने वाली कतारों के सिवाय किसी दूसरी तरह की कतार के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने इस चुनाव का बड़ी जोर शोर से स्वागत किया। वो कई दिनों तक सफर कर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। इस दौरान वो मुश्किल जंगल और घाटियों से गुजरे, वहां रात्रि विश्राम किया और आग की चारों ओर सामुदायिक नृत्य किया। इस तरह मिजो समुदाय के 92,000 लोग, जिन्होंने शताब्दियों से किसी मुद्दे का फैसला तीर और कमान से ही किया था, वो पहली बार मतपत्र के जरिए अपना फैसला सुनाने के लिए सामने आए थे। हर एक कैंडिडेट के लिए सेपरेट बॉक्स रखा था, तो दो मेनी पीपल आर हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, लेकिन किसी को भी इलेक्शन प्रोसीजर का फेमिलियरिटी नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छी तरह फेस्टिवल तरह इसको अरेंजमेंट करके इसको प्रूव किया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कर सकते हैं। तमाम कंट्रीज ने इस बात को सराहा कि हिंदुस्तान में अभी आज़ादी हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेके एक बहुत बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न किए गए, तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद। लोकतंत्र की पहली परीक्षा में करीब 60% वोटर्स ने हिस्सा लिया। स्वतंत्र भारत में लोगों ने अपने विवेक से संसद और विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया। संसद की 489 सीटों में से कांग्रेस 324 जीतने में कामयाब रही। विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा। लोकतंत्र की पहली चुनावी परीक्षा ने भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया। हिमालय की मुश्किल घाटियों से लेकर उत्तर पूर्व के घने जंगलों और नदियों के डेल्टा पर बसे गांव तक, पश्चिम के रेगिस्तान से लेकर दक्षिण में समंदर किनारे के आखिरी गांव तक, लोगों ने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। नए नए आजाद भारत के वोटरों की जमीनी स्थिति से सुकुमार सेन अच्छी तरह परिचित थे।
इसलिए निशान वाले चुनाव चिन्ह रखे गए। हर पार्टी के लिए अलग बैलेट बॉक्स था। चुनावी सभाओं में पंडित नेहरू लोगों को वोट की ताकत समझाने की कोशिश करते थे। करीब 4 महीने तक चली चुनावी प्रक्रिया के बाद केंद्र और राज्यों में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार बनी। भारत के पहले आम चुनाव की कामयाबी ने पश्चिम के पॉलिटिकल पंडितों को हैरान कर दिया, खास करके उन्हें जो अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे थे। आज़ादी की फिजा में अपनी रियासत गंवा चुके राजा महाराजा भी अगले चुनाव की तैयारी करने लगे। चुनाव दर चुनाव आयोग भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए बदलाव के पथ पर आगे बढ़ने लगा और 1960 के दशक में एक ही बैलेट पेपर पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह वोटरों को दिया जाने लगा। अलग अलग बक्सों की जगह एक ही बक्से में बैलेट पेपर डाले जाने लगे। चुनावी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग नए नए रास्ते खोजने लगा। चुनावों को सत्ताधारी पार्टी के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखने के लिए भी इलेक्शन कमीशन लगातार मंथन कर रहा था। इस कड़ी में पहली बड़ी पहल 1960 के केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई, जब आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं। आजाद भारत की चुनौतियों के बीच सुकुमार सेन एक रुपए का महत्व अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले चुनाव में इस्तेमाल बैलेट बॉक्स को सुरक्षित रखवा दिया, जिनका 1957 के चुनाव में इस्तेमाल हुआ। इससे अगले चुनाव में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई। चुनाव आयोग का ध्यान अब उन कमियों की ओर जाने लगा जिन्हें लोकतंत्र की मजबूती के लिए दुरुस्त करना जरूरी था। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष हो। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी हैं और ये ज़रूरी है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किसी एक संस्था की ज़रूरत है। भारत में चुनाव आयोग ने इसकी भूमिका बहुत अहम तरीके से निभाई है। चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 लाया गया। फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 वजूद में आया। मतदाता सूची अपडेट करने से लेकर चुनाव कराने की प्रक्रिया तक में सुधार की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। उस दौर में चुनाव के दौरान आचार संहिता के बाद भी जोर शोर से उठने लगी। सियासी पार्टियों के साथ बातचीत और सहमति के बाद एक दस्तावेज तैयार हुआ, जिसमें बताया गया कि चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं। साल 1960 के केरल विधानसभा चुनाव से आदर्श आचार संहिता की शुरुआत हुई। इलेक्शन कंडक्ट करने के समय में बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने प्रोसीजर फॉलो करते थे। इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को अमल करने के लिए एफर्ट ले लिया और पहला केरला में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको ट्राई किया है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को। इसको देख के तमिलनाडु में पूरा स्टेट के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट उन्होंने प्रिपेयर किया। साल 1962 के आम चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान आचार संहिता की लक्ष्मण रेखा दिखाई गई। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सूबाई सरकारों से कहा गया कि वो राजनीतिक दलों से आचार संहिता के पालन करने के लिए कहें। उसके बाद चुनावों में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन होने लगा। साल 1967 में भारत के कई सूबों में सत्ता का मिजाज बदला। गठबंधन सरकारें बनी, लेकिन सत्ता के किसी भी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहते हुए चुनाव आयोग लोकतंत्र की गाड़ी आगे बढ़ाने में लगा रहा। देश में एक ऐसी सियासी फिजा मजबूत हो रही थी जिसमें सत्ता में बैठी सियासी पार्टियों और सत्ता से बाहर खड़ी पार्टियां दोनों को ही अपने लिए पूरी संभावना दिख रही थी। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, हिंदुत्ववादी सबको अपने लिए बड़ा राजनीतिक आसमान दिखाई दे रहा था और इसका मुख्य कारण था निष्पक्ष चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को और निष्पक्ष बनाने और चुनावों में धन, बल और बाहुबल का इस्तेमाल रोकने के मकसद से साल 1974 में तारकुंडे समिति का गठन किया गया। इस कमेटी ने सुधार के लिए कई सिफारिशें की।
चुनाव आयोग में भारत के लोगों का भरोसा तब और बढ़ा जब इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस चारों खाने चित हो गई और 2 साल बाद लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने की वजह से जनता पार्टी भी चुनाव हार गई और कांग्रेस की सत्ता में दोबारा वापसी हुई। 1980 के दशक तक देश की राजनीति का चरित्र पूरी तरह बदल चुका था। नए पीढ़ी के नेता संसद और विधानसभाओं में दिखाई देने लगे थे। मुद्दे बदल चुके थे, सियासत का तौर तरीका बदल चुका था। कांग्रेस को चुनौती देने वाली कई पार्टियां भारत की सियासी फिजाओं में अपने लिए बड़ा आसमान तलाश रही थी। उधर इलेक्शन कमीशन इस बात पर लगातार मंथन कर रहा था कि चुनाव के दौरान हिंसा को कम कैसे किया जाए, बोगस वोटिंग जैसी घटनाओं को कैसे खत्म किया जाए, हफ्तों चलने वाली वोटों की गिनती को मिनटों में कैसे निपटाया जाए। इस दिशा में एक बड़ा कदम साल 1982 में उठाया गया। केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार चुनाव के दौरान ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। ये भारत में बैलेट पेपर युग के खात्मे की दिशा में पहला कदम था। चुनाव आयोग की धमक का एहसास पूरे देश को करवाया। टीएन शेषन ने बोगस वोटिंग रोकने के लिए मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने की तूफानी कोशिश हुई। साथ ही चुनाव आयोग के कामकाज को और व्यवस्थित करने के लिए इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। ये बात और है कि चुनाव हारने वाली पार्टी अक्सर ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही है। मई 1982 विधानसभा उपचुनाव परावूर केरल। मुकाबला सीपीआई उम्मीदवार सिवन पिल्लई और कांग्रेस के एसी जोस के बीच था। 50 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग के लिए ईवीएम इस्तेमाल हुई। भारत में पहली बार ईवीएम से मतदान हुआ था। पहले से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दोनों पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से ईवीएम पर आरोप लगाती रहीं, चुनौती देती रहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परावूर विधानसभा सीट पर दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। ऐसे में ईवीएम का इस्तेमाल अगले कुछ वर्षों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आइडेंटिटी कार्ड लाने में बहुत सुविधा हुआ। मेनी इलेक्ट्रल इरेगुलरिटीज एंड प्रैक्टिसेस को हमने कंट्रोल कर सकते थे। मई 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और दबाव से आजाद रखने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में सरकार के एक अधिकार को खत्म करने की सिफारिश की। चुनाव सुधार के नाम पर बनी पिछली समितियों की सिफारिशों को मानते हुए सरकार मतदान के लिए उम्र सीमा 21 साल से घटाकर 18 कर चुकी थी, लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी। दूसरी ओर 1990 के दिसंबर में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठे टीएन शेषन। चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। शुरुआत हुई वोटर्स के हाथ में पहचान पत्र पकड़ाने के साथ। टीएन शेषन ने बोगस वोटिंग रोकने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर भारी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। वोटों की खरीद फरोख्त पर सख्त कार्रवाई से चुनाव में बाहुबलियों और धनबलियों के प्रभाव को कम करने की पूरी कोशिश की। शेषन ने चुनाव खर्च की सीमा और उम्मीदवारों की जांच के लिए हिसाब किताब देने का नियम कड़ाई से लागू कराया। जब टीएन सेशन से पहले जब चुनाव होते थे तो बहुत सारे राज्यों में, पर्टिकुलरली आप पाएंगे कि बिहार, यूपी, इन राज्यों में, तमिलनाडु में जो चुनावी हिंसा के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी, जो कि इसके बाद जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में हुआ है। टीएन शेषन ने लोगों को एहसास दिला दिया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपनी शक्तियों का किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। साल 1993 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया, लेकिन चुनावी प्रक्रिया को और आसान बनाने का रास्ता ईवीएम में दिख रहा था। ऐसे में संसद ने ईवीएम को वैध बनाने के लिए अपने कानून में संशोधन किया।
1998 में दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान 16 सीटों पर एक बार फिर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और यह सिलसिला ऐसे आगे बढ़ा कि साल 2004 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों ने ईवीएम का बटन दबाकर अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। ईवीएम में जो गड़बड़ियां होती हैं उसको रोकने के लिए वीवीपैट लाया गया है, लेकिन वीवीपैट जो है वो सारे पेपर्स की ऑडिटिंग नहीं करता है, तो इसलिए शक रहता है ईवीएम के द्वारा इलेक्शन में हमेशा अपोजिशन के लोग जो है इसकी शिकायत करते हैं। तो आम सहमति से ईवीएम का चुनाव इस तरह से हो कि जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश ना रहे। चुनाव दर चुनाव होते रहे, कई दिनों तक चलने वाली वोटों की गिनती का काम मिनटों में पूरा होने लगा। चुनाव आयोग वोटों की गिनती का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी करने लगा। वहीं चुनाव हारने वाली ज्यादातर पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठाने की पुरानी रवायत पर आगे बढ़ती रहीं। लेकिन मन ही मन उन ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टियों को भी पता है कि जब उन्हें जीत मिली तब भी लोगों ने वोट की चोट ईवीएम से ही की थी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके कंधों पर लोकतंत्र को कामयाब बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। पर यह सवाल उठता है कि चुनाव आयोग के पास कितनी ताकत है, क्या ये वाकई ताकतवर है या नखदंत विहीन। इतिहास गवाह रहा है कि आदर्श आचार संहिता के नाम पर चुनाव आयोग जितने नोटिस जारी करता है, एफआईआर दर्ज कराता है, उनमें से कितनों पर कार्रवाई होती है। आमदनी 58 और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। मुफ्त की रेवड़ियों के मुद्दे पर सियासतदानों की परिभाषा वक्त और जगह के हिसाब से बदलती रहती है। लैपटॉप अगर हमने फ्री दिया है, इसको रेवड़ी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लैपटॉप से उस परिवार को बढ़ने का मौका मिला है जो परिवार खरीद नहीं सकता है। साइकिल मिली है, वो चल सकता है। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जनता को फ्री की सुविधाएं देने से देश को नुकसान होगा, फिर सरकार का काम क्या है? फिलहाल चुनावों में मुफ्त रेवड़ी यानी फ्रीबीज का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फ्रीबीज के मामले को लेकर पूरे देश की नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत और चुनाव आयोग की ओर है। साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल देश में आम चुनाव भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी चुनावी व्यवस्था से मुफ्त रेवड़ी कल्चर खत्म हो पाएगा, जिसे एक पक्ष वोट के बदले रिश्वत की तरह पेश करता है, वहीं दूसरा पक्ष कल्याणकारी राज्य में सरकार की जिम्मेदारी बताता है। चुनाव आयोग पहले से ही आदर्श आचार संहिता के जरिए लोकतंत्र को मजबूत और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में जुटा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर भी अक्सर सवाल उठते रहते हैं। चुनाव आयोग को ऐसी राह भी निकालनी होगी जिससे आसानी से पता लगाया जा सके कि सत्ताधारी पार्टी की सरकारों द्वारा लिए गए फैसले में कहीं कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं है। चुनावी चंदे के बदले सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल कर किसी शख्स, कारोबारी घराने या कंपनी को किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचाया गया है। पिछले 70 वर्षों में चुनाव आयोग ने देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत कुछ किया है और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले लोकतंत्र का मिजाज तेजी से बदल रहा है। सरकारों से वोटरों की उम्मीद भी लगातार बढ़ रही है। सियासी पार्टियों की विचारधारा करीब करीब आपस में घुलती जा रही है। ऐसे में अब चुनाव विचारधारा के आधार पर कम और बेहतर सुविधाएं देने के वादे पर ज्यादा लड़ा जा रहा है। आजकल चुनाव में एक मजबूत तंत्र, मोटा पैसा और लुभावना वादा तीनों काम कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली,
देश की चुनावी प्रक्रिया से पैसे का प्रभाव कम करना, दूसरी चुनावी चंदे को और पारदर्शी बनाना और तीसरी 5G के दौर में चुनावी प्रक्रिया को ईवीएम से आगे ले जाना। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।